हेलो स्टूडेंट, हम लोग बीएससी पेपर देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारत, और अंडरस्टैंडिंग भारत में हम लोग यूनिट 2 देख रहे हैं। यूनिट 2 में हम लोग को करना था ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। किसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में? तो इंडियन एजुकेशन का, इंडियन एजुकेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। कहीं कोई दिक्कत? एक मिनट रुकिएगा। चलो, तो हम लोगों को भारत में एजुकेशन कैसे ग्रोथ किया, कैसे डेवलपमेंट किया, उसके बारे में पढ़ना है, और हमारे कल्चर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हमारे लिटरेसी के बारे में पढ़ना है। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है वो देखा करके शुरुआत से चलते हैं, स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम लोग भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़े थे? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। चलिए, हाँ। तो हम लोग पढ़ना है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र के बारे में। और नाट्य शास्त्र, ध्यान रखना, नाट्य शास्त्र क्या? नाटक है। एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें नाटक भी है, और वो मतलब पूरा ज्ञान जो है नाटक के जरिए दिया गया है। और नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया था, भरत मुनि द्वारा रचित था। और ये भारतीय ग्रंथ था, जिसे मैं भारतीय नाट्य नाट्य संगीत और नृत्य तीनों को मिला के नाट्य शास्त्र बनाया गया, जिसमें आपको नाटक भी मिलेगा, संगीत भी मिलेगा, और नृत्य भी मिलेगा, मतलब डांस भी मिलेगा। इसकी रचना 200 से लेके 200 ईसा पूर्व के बीच में, मतलब उसी बीच में माना जाता है, 200 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। नाट्य शास्त्र में कुल 36 चैप्टर्स हैं, और उसके अंदर 6000 श्लोक हैं। जो श्लोक नाटक, अभिनय, नृत्य, संगीत और मंच सज्जा, वेशभूषा, दर्शकों के मनोभाव का विस्तृत वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है कि रस सिद्धांत है। इसमें जो भी है वो सब सिस्टमैटिक बताया गया, जिसमें कितने रस हैं? 8 रस है। कौन कौन सा? तो देख लो। श्रृंगार रस, हिंदी पढ़े आप लोग? हिंदी में पढ़े होंगे तो ये रस पढ़े होंगे। श्रृंगार, दूसरा हास्य, यानी इसमें आपको जो ये पूरा नाटक दिखेगा उसमें आपको श्रृंगार के बारे में भी दिया है, प्यार के बारे में, हास्य के बारे में, कॉमेडी के बारे में, करुणा, कंप्रेशन के बारे में, रौद्र, एंगर के बारे में भी दिया गया है, वीर, ठीक है, हीरोइज्म के बारे में, भयानक जिसको बोलते हैं, फियर के बारे में, विभत्स, उसके बाद अद्भुत के बारे में, ये सारा चीज़ दिया है, जिसको हम बोलते हैं 8। टोटल कितने रस हैं? 8 रस है। और बाद में सबसे लास्ट रस जोड़ा गया है, जिसको बोलते हैं शांत रहना, एकदम साइलेंट हो जाना सब। तो एक इंसान, आप देखिएगा, अगर आप अपने आसपास में किसी बच्चे के डेवलपमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि अपना डेवलपमेंट तो हम देख ही नहीं पाए, एक बच्चे का 0 से लेके जब तक नहीं मरता, मान लेते 80 ईयर्स तक, गौर करिएगा, आप अपने लाइफ में ये सब कुछ फेस किए हैं। धीरे 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 सब फेस हुआ है, देख लीजिए। अभी आप नहीं फेस किए हैं, अभी तो इधर नहीं पहुंचे हैं, आप इधर ही पहुंचे हुए। तो धीरे धीरे ये सारे सिचुएशंस को आप फेस कर रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ शुरुआत होता है। सब लोग, घर वाले आपको प्यार करते थे, है ना, बहुत दुलारू आप थे, एकदम लाडला बच्चा। फिर आपको डांट डपट होने लगा पढ़ाई के नाम पर, बाकी चीज़ों के नाम पर, धीरे धीरे धीरे। अच्छा, इसके बाद दूसरा ये स्टार्ट हुआ, जो मस्त जीवन इसको बोलते हैं हम लोग। जब हम लोग को होश आ जाता है, थोड़ा बच्चे रहते हैं, तो हर जगह बदमाशी, जहाँ देखो वहीं बदमाशी, कॉमेडी उसी को बोलते हैं ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये हमारे अंदर हर चीज़ धीरे धीरे आया है, एक बार में सब कुछ। जब छोटे बच्चे से आप सोचोगे कि वो ये चीज़ देखे, एक अद्भुत कोई काम, वंडरफुल चीज़ भी आप देखते हैं, और फिर सबसे लास्ट में जाके वो क्या हो जाता है? बहुत बदमाश बदमाश आदमी भी एक उम्र के बाद शांत हो जाता है, बोलता है अब हमारा उम्र नहीं रहा। तो ये सारे क्वालिटी जो है एक व्यक्ति के अंदर होता है। और यही नाट्य शास्त्र में है कि कोई नाटक के अंदर ये सारे चीज़ों को जोड़ा गया था, क्योंकि एक इंसान के व्यक्तित्व के अंदर भी इसको आता है। बोले नाट्य शास्त्र का उद्देश्य था मनोरंजन के साथ साथ लोगों को मोरल एजुकेशन देना। नाट्य शास्त्र का क्या पर्पस था?
नाट्य शास्त्र का पर्पस था कि भाई लोगों को नाटक के जरिए मोरल जो एजुकेशन है वो दिया जाता है। आज बहुत सारे स्कूल्स में भी ऐसे नाटक करवाए जाते हैं जिससे मोरल एजुकेशन दिया जाता है कि हमको सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे, कहानी नहीं सुनना चाहते, तो नाटक करके, फिल्म बना के। आज फिल्म क्या था, फिल्म फिल्म का जन्म कहाँ से हुआ बताइए? जो आप लोग फिल्म देखते हैं, जो हीरो देखते हैं, ये जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से आया ये नाटक? फिल्म जो है क्रिएट हुआ वो आया नाटक से। जो सबसे पुराने हीरो थे, सबसे पहले पुराने जो हीरो बने वो नाटक करते थे, और नाटक से वो बाद में उसको आ गया कि जो हम लोग नाटक यहाँ पे कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके, और रिकॉर्ड करके कैसेट बना के लोगों के बीच में लाया गया। तो नाटक करने वाले सब थे, इसको बोलते हैं अभिनेता। अभिनेता, हीरो कैसे आ गए? अभिनय, अभिनय मतलब समझता हूँ, अभिनय का मतलब होता है नाटक करने वाले, रंगमंच के कलाकार। जो नाटक करने वाले कलाकार होते थे उन्हीं को रिकॉर्ड करके एक फिल्म बना दिया गया। तो याद रखना इस चीज को कि मनोरंजन के साथ साथ, अच्छा फिल्म का काम क्या है? देखिए दो चीजें, फिल्म का काम है कि मनोरंजन के साथ साथ क्या देना है? नैतिक शिक्षा देना। मनोरंजन के साथ साथ क्या देना है? नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। जितनी फिल्में पहले बनती थी वो फिल्में कोई ना कोई एजुकेशन आपको देती थी, लेकिन अब जो फिल्म है, कुछ फिल्म का तो एजुकेशन पता ही नहीं चलता कि नैतिक शिक्षा क्या दिया, क्या हमको बताया। बहुत सारी फिल्में, जैसे अभी मान लिया हमारे देश में उरी बना, देशभक्ति फिल्म था, तो एक एजुकेशन हमको दे के गया कि ये चीज़ होना चाहिए। बहुत सारी ऐसे फिल्में हैं, कुछ फिल्में ऐसी है जो हमको मतलब हर फिल्म में एक एजुकेशन तो आपको मिलता है। क्या एजुकेशन मिलता है थोड़ा बताओ? हर फिल्मों में लगभग एक एजुकेशन क्या मिलता है, जल्दी बताओ। देखते तुम लोग क्या कितना गौर से फिल्म देखते हो। कोई भी फिल्म आप देखे हो आज तक बचपन से, कोई एक एक एजुकेशन, एक लर्निंग्स जो हमको सीखने को मिलता है फिल्मों से। कि गाना सब में रहता है सर, ये सीखने को मिलता है? मनोरंजन नहीं, एक लर्निंग्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। सारे लोग जानते हो कि शुरुआत में जब फिल्म स्टार्ट होता है ना, तो जो गुंडा होता है, जी फॉर गुंडा, किधर गया जी, दिखा नहीं रहा है। गुंडा पूरा बदमाशी करता है, लेकिन अंत होते होते ही गुंडा मरेगा ही मरेगा। बिना गुंडा मरे फिल्म बंद नहीं होगा। यस और नो? ये हमें बताता है कि आप, ये हमें बताता है, सुधरता नहीं, मरता ही मरता है। जो फाइनल गुंडा है वो मरेगा। कौन मारता है? जो मारता है उसको हीरो बोलते हैं। हीरो क्यों? हीरो का मतलब क्या होता है? वह स्पेशल व्यक्ति जो उस ये काम को कर रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बुरा आप कितना भी करिए, लेकिन एक बार अच्छाई जो है वो बुराई को पछाड़ेगी ही पछाड़ेगी। अच्छाई की जीत होगी। कौन जीतेगा? हाँ, जो अच्छे लोग होंगे वो जीतेंगे। चाहे आपके साथ तकलीफ कुछ भी हो जाए, 10 बार आपको कोई परेशान कर रहा है, लेकिन आप अगर सही हो, सच्चे हो, तो आपकी जीत होगी। ये हमको बताता है। यहाँ पॉजिटिवनेस बताता है कि आप अगर सही हैं तो भैया, मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हर फिल्मों में आप ये देखिएगा, बुराई पर क्या है? अच्छाई की जीत। ऐसा नहीं कि हीरो के अंदर इतना बल आ गया कि वो सारा 40 गुंडा है, 40 को मार दे रहा है और अकेले हीरो मार दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। रियल लाइफ में ऐसा हो क्या? लेकिन रियल लाइफ में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हर बार हमको एक मोरल एजुकेशन देना है अपने दर्शकों को कि भाई बुरा चाहे कितना भी काहे कर ले, हम सही रहेंगे, हम सच्चे रहेंगे तो हमारी जीत होगी। ये है मोरल एजुकेशन। तो चलिए अब हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया। नाट्य शास्त्र जो है उसमें भरतनाट्यम था, कथकली था, ओडिसी, ये सब बहुत सारा उसमें डांस डाला गया था, जिसमें अभी भी ये सब चल रहा है। हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल डांस सिस्टम है उसमें है ना, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम होता है, कथकली होता है, ओडिसी होता है। ये सब हमारा ट्रेडिशनल डांस सिस्टम है। दूसरे हम लोग व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं जो भारत में एजुकेशन सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाए, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम क्या है? कालिदास। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, साहित्य के महानतम कवि और नाटककार माने जाते हैं। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मतलब ऐसा ऐसा नाटक लिखे कालिदास कि इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनका समय सामान्यतः चौथी 5वीं शताब्दी के आसपास में, यानी गुप्त काल में थी। जब गुप्त काल हमारे देश में चल रहा था, गुप्त काल समझते हो ना? जब गुप्त राजाओं का शासन का चल रहा था वही गुप्त काल कहलाता। तो उसी समय में ये, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वाले समय में ये थे। उस समय में कालिदास की प्रमुख रचनाएं थी अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निकम मित्रम। सब संस्कृत वर्ड है इसलिए इतना खतरनाक लग रहा है। उसमें महाकाव्य लिखे थे, बहुत सारे एपिक्स लिखे थे, जैसे रघुवंश, कुमार संभव, खंड काव्य था, मेघदूत, ऋतु संहार। और कालिदास की भाषा सरल थी,
मधुर थी और पूरा अलंकारों से युक्त थी। बहुत सारे अलंकार उनके शब्दों में झलकता था। क्योंकि संस्कृत था तो संस्कृत के शब्दों में अलंकार की ज़्यादा विशेषताएं पाई जाती थी। तीसरा व्यक्ति थे पाणिनि, जिन्होंने भारत में एजुकेशन के बहुत क्षेत्र में बहुत काम किया। तो पहला हम लोग कौन पढ़े? भरतनाट्यम। दूसरा कौन पढ़े? कालिदास। भरतनाट्यम क्या था? नाटक था, जिसमें लोगों को नाटक, गाना, डांस के जरिए लोगों को मॉरल एजुकेशन दिया जाता था। दूसरा कालिदास, संस्कृत में पूरा का पूरा लिखे। और तीसरे हैं पाणिनि, जिन्होंने ग्रामर लिख दिया। संस्कृत ग्रामर को एक जगह पे व्यवस्थित करके, सिस्टमेटिक करके एक जगह पे देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पाणिनि। अब इनका ये सबसे बड़ा जो फेमस है वो है बुक का नाम क्या? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, सबसे बड़ा बुक है, जिसमें 8 चैप्टर्स थे और 4000 श्लोक थे। 4000 क्या थे? सूत्र थे, फॉर्मूलेज थे, जो संस्कृत ग्रामर के लिए, जो संस्कृत ग्रामर है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इनको संस्कृत ग्रामर का सबसे महान जो है पंडित माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ग्रामर, ऐसा नहीं कि जब ये पाणिनि आए तब से ही ग्रामर संस्कृत का शुरू हुआ है, ऐसा नहीं, पहले था लेकिन सब बिखरा पड़ा था। उस सारे बिखरे ग्रामर को एक जगह पे लाने का ये काम किए, जिनका नाम क्या है? पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। तो पाणिनि ने भाषा को सूत्र के रूप में अत्यंत संक्षेप और तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया। आधुनिक भाषा विज्ञान में इनके जैसा सिद्धांत आज तक कोई नहीं दे पाया। इनके सिद्धांतों की आज भी बहुत महत्व है। अगला विद्वान कौन थे? पतंजलि। कौन है पतंजलि? तो पतंजलि एक महान भारतीय ऋषि थे, व्याकरणविद थे और योगाचार्य थे। इसीलिए रामदेव बाबा योगाचार्य होने के कारण ही रामदेव बाबा अपनी कंपनी का नाम इनके नाम से खोले, पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। उन्होंने 3 प्रमुख क्षेत्रों में योगदान दिया। योग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान है पतंजलि का। दूसरा क्या है? ग्रामर के क्षेत्र में। और तीसरा आयुर्वेद के क्षेत्र में। और याद कीजिए कि रामदेव बाबा का यही दोनों से तो कनेक्शन है, ग्रामर से तो नहीं है, लेकिन ये दोनों से कनेक्शन है कि नहीं? आयुर्वेद और योग। इसलिए अपने कंपनी का नाम किनके नाम पर लिखे? पतंजलि। उनकी प्रमुख रचनाएं, पतंजलि की प्रमुख रचनाएं कौन कौन थी? योग सूत्र लिखे। जितने आप लोग योग सूत्र देखते हैं सब इन्हीं का, पतंजलि का लिखा है। योग सूत्र समझते हो कौन कौन सा योग का आयाम होता है? योग की मुद्राएं होती है, प्राणायाम जिसको बोलते हैं। तो जितने आज तक योग का पोस्चर्स है, मुद्रा है, वो सब इन्होंने तो लिखा है। महाभाष्य है, पाणिनि के व्याकरण लिखा गया है जिसमें महाभाष्य है। और योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया गया, 8 योग का वर्णन किया गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये 8 तरह के योग हैं जो 8 चीज़ों से मिले हुए। बाकी इसके अंदर बहुत सारे, जैसे यम के अंदर बहुत सारे, नियम के अंदर, आसन के अंदर, आसन के अंदर ही तो आप पढ़ते हैं जितना आसन देख रहे हैं। ठीक है, एक से एक चक्रासन है तो कौन आसन, आसन के अंदर उतने सारे योग हो जाते हैं। तो इस तरह से 8 अष्टांग दिया गया है कि 8 तरह के योग होते हैं। जो कि अब जैसे कोई व्यक्ति ध्यान केवल लगा रहा है, शरीर से कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, एकदम एक जगह बैठा, आंख बंद किया और लीन हो गया दुनिया में, तो क्या या वो योग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, एकदम शांत बैठ जाइएगा घर में आंख बंद करके, कोई शरीर हिला नहीं रहे। एक तो होता है पूरा हिला रहे हैं एकदम, मैं ना, उससे बाहर का मसल्स बन रहा है, बॉडी फिट हो रहा है, लेकिन दिमाग अंदर से फिट नहीं हो रहा है। जैसे जिम में जो जाने वाले लोग हैं वो दिमागी तौर पर फिट नहीं है, शरीर तो उनका जबरदस्त देखने में लग रहा है, एकदम बढ़िया देखने में, लेकिन फिटनेस उनका दिमाग से नहीं है। वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। और बहुत लोग देखिएगा सुसाइड कर ले रहा है। भाई सब कुछ होने के बाद भी सुसाइड क्यों कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका ध्यान ठीक नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शरीर कमजोर है लेकिन ध्यान उनका इतना अच्छा है कि मन से मजबूत है, अंदर से बहुत स्ट्रांग पर्सन है। उसको बोलते हैं ध्यान लगाना। शांत हो जाइए और दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए और दिमाग का एक्सरसाइज कीजिए। समझ गए? हम लोग क्या है बताओ, हम लोग अभी इस उम्र में सब नौजवान लड़के हैं, तो हम लोगों को कौन सी समस्या है? शारीरिक तो है ही, हम लोग तो सबसे ग्रसित हैं। हम लोग का ये सब गड़बड़ है। ना तो आहार सही से है, ना हम खाना सुबह सुबह शाम दोपहर सही खा रहे हैं, ना तो मेरी धारणा सही है, कंसेप्ट, ना मेरा ध्यान सही है, ना हम कभी समाधि पर बैठते हैं, और ना ही हम प्राणायाम करते हैं, और ना ही हमारा आसन ठीक है, और ना ही हमारे कुछ नियम ठीक है। नियम ये कहता है कि 4:30 बजे के बाद बेड छोड़ देना चाहिए। कितने लोग उठते हैं? यहाँ तो 9 बजे तक रजाई के अंदर घुसा रहता है। तो ये है हमारे यहाँ का। लेकिन अष्टांग था कि 8, अगर ये जो व्यक्ति इस सारे चीज़ों को सही से पालन कर लिया उसका शरीर ठीक रहेगा, उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यही है हम लोगों का यूनिट 1 के अंदर छोटा सा टॉपिक। अभी हम लोग एक और टॉपिक इसमें है, पहले इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ नाट्य शास्त्र? कौन थे? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र का मुख्य सिद्धांत क्या है?
नाट्य शास्त्र का मुख्य, फिर वही चीज दे दिया ना। द मेन प्रिंसिपल ऑफ नाट्य शास्त्र क्या है? तो द मेन प्रिंसिपल ऑफ नाट्य शास्त्र था रस सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? रस सिद्धांत। कालिदास को भारत का शेक्सपियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस तरह से शेक्सपियर ने पूरा का पूरा नोवेल लिख दिया, वैसे ही संस्कृत में कालिदास ने क्या लिख दिया? नाटक पूरा लिख दिया। कालिदास की एक नाटक और एक काव्य की का नाम लिखिए। तो नाटक का नाम क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम। और काव्य का नाम क्या था? मेघदूत, सबसे ज्यादा फेमस है। पाणिनि प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? नाम ही अष्टाध्यायी, तो कितने होंगे? 8 चैप्टर्स है। पतंजलि की 2 रचनाएं बताइए। पतंजलि जो थे वो योग सूत्र लिखे और महाभाष्य लिखे। अष्टांग योग के 4 अंग बताइए। कौन कौन थे? अष्टांग में 8 था ना, उसमें यम, नियम, आसन और प्राणायाम। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है ना। सबसे पहले नाट्य शास्त्र का वर्णन कीजिए। तो आप पीछे पढ़ चुके नाट्य शास्त्र के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है कालिदास के साहित्यिक योगदान का वर्णन कीजिए। कालिदास का साहित्यिक योगदान छोटा सा यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ, इसको पढ़ा जा सकता है, ये आप लोगों का काम है। पाणिनि और अष्टाध्यायी का वर्णन कीजिए, बता चुके। पतंजलि के योग दर्शन का वर्णन कीजिए, ये आपको बता दिया गया है। अब चलते हम लोग इस यूनिट के सेकंड पैरा की तरफ। सेकंड पैरा बोलता है, चूंकि भारत में हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो ये तो थे बहुत पुराने विद्वान, उनके बारे में बता दिए, लेकिन अब भारत में यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं। कौन कौन सा शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है? तो भारत का सबसे पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी का नाम क्या बाबू? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये माना जाता है कि हाँ, ये तक्षशिला, इसका नाम तक्षशिला क्यों पड़ा? क्योंकि राम भगवान के तीसरे भाई थे भरत, और भरत के बेटे का नाम था तक्ष, और उसी के नाम पर ये यूनिवर्सिटी बना था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। उस समय में, कौन सा इस समय में बना? 700 BC में बना है, उस समय में माना जाता है। और ये दुनिया का सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी में माना जाता है। बोलता है तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालय में से एक था। अभी ये प्रेजेंट टाइम में, चूंकि 1947 के बाद भारत के 3 टुकड़े हुए, उसमें से ये अभी पाकिस्तान में चला गया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में चला गया तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अब ये टूट गया है ही नहीं, जैसे नालंदा हमारे यहाँ वैसे ही है, लेकिन माना जाता है सबसे पुराना। इस यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला में, वेद के बारे में पढ़ाया जाता था, व्याकरण पढ़ाया जाता था, चिकित्सा के बारे में, जिसको आयुर्वेदिक चिकित्सा, राजनीति, युद्ध कला, ज्योतिष विद्या, दर्शन की शिक्षा, ये सब मिलता था। फिलोसफी का ये सब दी जाते थे। यह कोई एक भवन नहीं था, मतलब एक छोटा सा बिल्डिंग नहीं था, पूरा गुरुकुल था, वहीं लोग रह के पढ़ते थे। गुरुकुल का समूह था और बहुत बड़ा था। जैसे कहा जाता है चाणक्य, जिसको कौटिल्य बोलते हैं, यहीं से पढ़ के निकले थे। पाणिनि यहीं के विद्यार्थी थे। चरक यहीं के विद्यार्थी थे। बहुत सारे विद्वान इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले थे। कोई दिक्कत है? और यह यूनिवर्सिटी नालंदा से भी पुराना है, नालंदा से भी पुराना यूनिवर्सिटी। अब चलते हैं हम दूसरे यूनिवर्सिटी के बारे में। दूसरा यूनिवर्सिटी कहाँ है? नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत का दूसरा यूनिवर्सिटी कौन है? नालंदा। अभी नालंदा तो भारत में ही रह गया ना। तो नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र था, बहुत पुराना। और दुनिया के अलग देशों, बहुत अनेक देशों से लोग आते थे। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में जो है कौन किया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त प्रथम ने किया था, ठीक है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य उस समय था, और जब गुप्त राजाओं का साम्राज्य था तो कुमार गुप्त ने इस यूनिवर्सिटी को बनवाया था। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ तर्कशास्त्र, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा की पढ़ाई होती थी। नालंदा में विशाल लाइब्रेरी भी था, जिसे धर्मगंज बोला जाता था। बहुत बड़ा लाइब्रेरी है वो, आप लोग सुने भी होंगे कि लाइब्रेरी बहुत दिनों तक जलता रहा था। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी चीन से आते थे, कोरिया से, जापान से, तिब्बत से, ये सब आके यहाँ पढ़ते थे। यहाँ भी गुरुकुल था। दूसरी यूनिवर्सिटी समझ गए, ये हम लोग के लिए संपत्ति है। तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पश्चिम बंगाल। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, कोई दिक्कत है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इनका ये मानना था कि महिला शिक्षा को ज़्यादा प्रमोट किया जाए उसके लिए, और ये 1921 में स्थापित हुआ था। शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में अभी है में की, इसका उद्देश्य था पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों को मेल कराना। ये पहला यूनिवर्सिटी था पश्चिम बंगाल का, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसमें मॉडर्नाइजेशन भी पढ़ाया जाता था और ट्रेडिशन भी पढ़ाया जाता नहीं। यानी पूर्व पश्चिम का मतलब क्या होता है बताइए? कहाँ गया? पूर्व और पश्चिम का मतलब क्या होता है? हम लोग कहाँ रहते हैं पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड में
किस तरफ हम लोग हैं? पूरे वर्ल्ड के नक्शे में अगर हम देखेंगे तो हम लोग पूरब साइड में हैं। किधर है? पूरब साइड में। इसीलिए देखिएगा हम लोग के यहाँ थोड़ा जल्दी सूर्योदय हो जाता है, 2-3 घंटे का डिले होता है। जो हमसे जितना पश्चिम है होते चला गया उतना लेट जाता है उसका, समझ गए? जो हमसे जितना पश्चिम होगा उतना लेट जाएगा। जो गुजरात साइड, गुजरात हम लोग से पश्चिम साइड में है, तो देखिए हमारे यहाँ अगर यहाँ 6 बजे शाम होता है तो वहाँ 2 घंटा लेट होगा। क्यों लेट होगा? क्योंकि यहाँ से वहाँ जाते जाते टाइम लगेगा ना, 1-1.5 घंटा का फर्क आ जाता है यहाँ सुबह और शाम में। यहाँ अंधेरा हो जाता है, देखिएगा अगर गुजरात में मैच उच चल रहा है देखिएगा वहाँ धूप रहता है, और यहाँ तो हमारे यहाँ अंधेरा है, तो 1-1.5 घंटे का फर्क हो जाता है। उसी तरह और आगे बढ़ते गए पश्चिम में साइड में तो और बढ़ते जाएगा गैप। जितना दूर जाएगा पश्चिम में उतना ही मतलब टाइम डिफरेंस होता है। और जब बहुत दूर चले जाते हैं तो 12 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तब नहीं बोलता है कि यहाँ दिन है तो वहाँ रात है, उल्टा हो जा रहा है। यही चीज़ समझिएगा। ये पूर्व और पश्चिम का मतलब ये होता है बाबू। पश्चिमी देश कौन है जानते हैं? यूरोप में पश्चिम देश मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? तो इनका मानना है कि क्या करना चाहिए, आप लोग से पूछते हैं, और ये हम लोग एशिया वाले हैं, भारत वाला है, तो क्या करना चाहिए? भारत के विद्यार्थियों को सिर्फ भारत के कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए, विदेशी कल्चर के बारे में भी पढ़ना चाहिए? बहुत लोग विरोध करता है कि नहीं विदेशी चीज़ मत सिखाओ, ना विदेशी चीज़ सिखाएंगे ना मेरे हमारे यहाँ के बच्चे बिगड़ेंगे। हमारे यहाँ जो बच्चा बिगड़ रहा है, खान पान रहन सहन वेशभूषा जो बदल रही है, वो किस कल्चर के कारण आ रहा है? सब हमारा अपना संस्कृति खत्म हो जा रहा है, सब दूसरे देश से जा रहे हैं और अब यहाँ आके फिर वो चेंज हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ आना, वेस्टर्न कल्चर का हमारे यहाँ आना सही है या गलत है? अगर आएगा तो हमारा जो अपना संस्कृति अपना जो कल्चर वो खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिएगा सब संस्कृति खत्म हो रहा है, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म का, जहाँ से उधर से आ रहा है जो कल्चर उसको एडॉप्ट किए कि अपना कल्चर खत्म हो रहा है। तो क्या मानेंगे? तो ये इनका कहना था कि दोनों को मिला के चलो। अगर आप सिर्फ वेस्टर्न को लेके चलोगे तो नहीं होगा, और सिर्फ बोलोगे कि नहीं भारत जैसा ही रहेगा, हम दुनिया का कल्चर अपने यहाँ नहीं लाने देंगे, तो भी संभव नहीं है। तो अपने स्टूडेंट को दोनों बनाओ। तो इनका पर्पस यही था कि इस यूनिवर्सिटी में मॉडर्नाइजेशन यानी दुनिया में क्या चल रहा है वो भी सिखाया जाएगा, और भारत में क्या है वो भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे कला, संगीत, दर्शन, मानविकी, इस सब पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा आता है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू। बीएचयू की स्थापना किसने किया था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है बीएचयू की स्थापना 1916 में हुआ था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। इनका स्टैचू लगा बड़ा सा एकदम बीएचयू बाहर, ने वाराणसी में किया था। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। आवासीय मतलब रेसिडेंशियल, वहाँ रह के आप पढ़ सकते हैं। आज भी बीएचयू जिंदा है, यस और नो? नालंदा फिर जिंदा हो गया, विश्व भारती भी अभी जिंदा है। यहाँ विज्ञान की पढ़ाई, कला की पढ़ाई, चिकित्सा की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और आयुर्वेद की पढ़ाई होती है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आता है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये भी जिंदा है, अभी चल रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना, एएमयू की स्थापना 1920 में किन्होंने किया था? सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, कि भाई हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे वो लेटेस्ट जो एजुकेशन है उसको लें, अभी जो चल रहा है उसको लेंगे। यह विश्वविद्यालय विज्ञान, कला, तकनीकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है जिसका सपना हर साइंस का बच्चा देखता है, नाम क्या है? आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कब स्थापना हुआ है आईआईटी का? तो अभी भारत में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन तो आईआईटी को माना जाता है। तो आईआईटी भारत का सर्वोच्च तकनीकी संस्थान है। टेक्निकल एजुकेशन में नंबर 1 में कौन है? आईआईटी। पहला आईआईटी कब खुला था? 1951। कौन सा? खड़गपुर। इसलिए पुराना, सबसे पुराना आईआईटी है खड़गपुर। वो खड़गपुर जाना चाहता है लोग कि खड़गपुर आईआईटी में मेरा हो गया। ये संस्थान इंजीनियरिंग, विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, खड़गपुर। अच्छा, कितने आईआईटी भी खुल गए हैं? अभी 7 आईआईटी 8 आईआईटी फिर खुले हैं, तो बहुत सारे आईआईटी हो गए। पहले 7 थे लेकिन अब बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गए। दूसरा आता है आईआईएससी। दूसरा क्या है? आईआईएससी, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में हुई थी। कौन किए थे? जमशेदजी टाटा। और कहाँ किए थे? बेंगलोर में किए थे। यह भारत का प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। और लास्ट संस्था का नाम है एम्स, जहाँ पे नीट वाले बच्चे जाते हैं डॉक्टर बनने वाले। तो बोलता है एम्स की स्थापना 1956 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत सरकार का सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान है, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है यह चिकित्सा शिक्षा मतलब मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और उपचार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यही हम लोगों को पढ़ना था भारत के
एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर आप और जानना चाहते हैं भैया तो आराम से जाइए गूगल में, पूरा हिस्ट्री इसका देखिए कि एम्स का कब स्टार्ट हुआ, क्या पर्पज़ था। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बोला तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था, तो भारत में था ना, अभी कहाँ पहुँच गया है, पाकिस्तान में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर। बीएचयू की स्थापना कब हुआ था, 1916 में। कौन किए थे, महामना, जिसको पंडित बोलते हैं, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। एएमयू के संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था, खड़गपुर में। और आईआईएससी की स्थापना किस उद्योगपति ने किया था, जमशेदजी टाटा ने। और एम्स की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। कहाँ हुई थी, दिल्ली में। सबसे बड़ा एम्स कहाँ है, दिल्ली में। अब धीरे धीरे एम्स को फैलाया जा रहा है। एम्स देश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहाँ हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। आज भी जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं कर पाता उसका इलाज कहाँ मिलता है, एम्स में। अब धीरे धीरे सरकार एम्स को खोल रही है अलग अलग जगह पे, ताकि एक जगह जो दिल्ली का एम्स है वहाँ बहुत भीड़ है, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगह पे एम्स खोला जा रहा है सरकार के द्वारा। अलग अलग जगह पे क्या किया जाए, सरकार के द्वारा एम्स खोला जा रहा है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत आसान भाषा में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना और उद्देश्य लिखिए, पढ़ाया गया। बीएचयू और एएमयू की शैक्षणिक भूमिका की तुलना कीजिए कि बीएचयू अच्छा है या एएमयू अच्छा है, तो दोनों अच्छा है। बीएचयू पारंपरिक और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देता है, और ये आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देता है एएमयू। आईआईटी, आईआईएससी और एम्स का महत्व बताइए। तो तीनों भाई, आईआईटी क्या देता है, टेक्निकल एजुकेशन देता है। आईआईएससी क्या देता है, साइंटिफिक रिसर्च कराता है। और एम्स क्या देता है, मेडिकल एजुकेशन देता है। एम्स क्या देता है, मेडिकल एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन देने वाला सबसे बड़ा संस्थान एम्स, टेक्निकल एजुकेशन देने वाला सबसे बड़ा संस्थान आईआईटी, और साइंटिफिक रिसर्च करने वाला सबसे बड़ा संस्थान आईआईएससी। यही तो हम लोगों को पढ़ना था यूनिट 2 के अंदर। तो एक क्लास में हम लोग पूरा का पूरा यूनिट 2 क्या किए, खत्म कर दिए। कहीं कोई दिक्कत।